नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्या अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है क्या वो एक टेररिस्ट अटैक है। थोड़ी बहुत रिसर्च करके हम आए हैं, वीडियो के एंड तक आप वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक खबर के ऊपर बात करने वाले हैं। वो खबर है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप एकदम से G7 समिट छोड़कर क्यों आ जाते हैं? क्या उन दोनों के बीच में जो आज ही सीज फायर हो जाएगा, क्या फिर जो रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान आज बहुत जोरदार अटैक जो है इजराइल ऊपर करने वाला है, या फिर इजराइल खमीनी को ही डायरेक्टली टारगेट बना के उनके ऊपर अटैक कर देगा। तो जो पहली खबर है हमारी इजराइल ईरान वाली, अगर हम उस चीज के ऊपर बढ़ते हैं तो अगर अभी एट प्रेजेंट देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक वीडियो आएगा। तो आपने ये वीडियो देखा कि एक महिला जो है न्यूज़ को प्रेजेंट कर रही थी और एकदम से मिसाइल आती है, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को तबाह कर देती है। उसके आफ्टर जो फोटोज हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे। ये ईरान की स्टेट ब्रॉडकास्टर बिल्डिंग है और यहाँ से ईरान जो है अपना जो नैरेटिव वॉरफेयर, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसका भी मेन हब था कि ईरान को कोई भी चीज़ अपने जनता तक पहुँचानी होती थी तो यहीं से पहुँचाता था। इसराइल ने इसी बिल्डिंग को उड़ा दिया, महिलाएं जो है बच गई, थोड़े बहुत लोग जो है उसके अंदर मारे जा चुके हैं और उसके बाद जो है महिला किसी दूसरी जगह पर जाकर वहाँ पर रिपोर्टिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन इजराइल ने सीधे ही इस बिल्डिंग को जो है अटैक करना शुरू कर दिया है। अब आप देखिए, इजराइल ने ईरान के मिलिट्री बेसिस को, न्यूक्लियर बेसिस को, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को, अरब न्यूज़ आउटलेट्स को मारना जो है शुरू कर दिया, उनको टारगेट करना जो है शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ईरान से एक और खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि ईरान के अंदर फोर्डो नाम की एक जगह है जो एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट है, जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट है ईरान की। वहां पर भी इजराइल ने अटैक कर दिया और अटैक इतना तगड़ा था कि वहां पर अर्थक्वेक्स जो है वो लोगों ने महसूस करे हैं। और जिस तरीके से ये जंग निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि अभी कार्तिक जो हमने देखा कि G7 समिट से भी एकदम से डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ से निकल कर आ गए हैं। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप अचानक से G7 समिट को बीच में छोड़कर आ चुके हैं। इस बीच फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं सीज फायर के लिए। ईरान और इसराइल के बीच में सीज फायर की बात हमने प्रपोज कर दी है, उस पर चर्चा हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप निकलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जाहिर सी बात है वाशिंगटन DC के लिए निकलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पे ट्वीट करते हैं, यानी कि पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि इमैनुअल मैक्रॉन जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वो जब भी प्रेडिक्ट करते हैं कुछ गलत प्रेडिक्ट करते हैं, लाइमलाइट के लिए करते हैं। मैं किसी सीज फायर के लिए नहीं जा रहा। ईरान को पता है कि अगर उनको पीस के बारे में बात करनी है मुझसे तो उनको किस तरीके से मेरे को अप्रोच करना है, US को अप्रोच करना है। मैं ऐसी कोई बात करने नहीं जा रहा। फिलहाल के लिए पीस के बारे में ईरान और इसराइल के किसी बड़ी चीज़ के लिए जा रहा हूँ और ये बड़ी चीज़ जल्दी सबके सामने आएगी, स्टे ट्यून्ड, ऐसे करके उन्होंने ट्रुथ सोशल पे लिखा है। तो देखना ये होगा कि खूब सारे कैश भी लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो आने वाली रात है इसके अंदर ईरान और इसराइल के ऊपर एक बड़ा हमला हो सकता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं और देखने वाली बात है कि आखिर ये किस लेवल पर आगे चलती है। जी बिल्कुल कार्तिक, आपने बताया कि जो लगाया जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो एक क्राइसिस सा क्रिएट हो चुका है, जहां पर ईरान को रोका जा रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए और जो है गिव अप कर दे। और यही कुछ रिपोर्ट्स भी कह रही है कि ईरान तो सीज फायर करना चाहता है, बात करना चाहता है, डीएस्केलेट करना चाहता है, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है। देखना यही है कि किस तरीके से ईरान अपने, क्योंकि इजराइल तो तभी रुकेगा और अमेरिका तभी रुकेंगे जब ईरान जो है अपने जितने भी जो न्यूक्लियर साइट्स है उसकी वहाँ पर वो ये कंप्लीटली बोल दे कि भाई मैं अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बनाऊंगा, मैं गिव अप करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से USA अब देखना है कि किस तरीके से इजराइल को सपोर्ट करता है, चाइना रशिया मिलकर किस तरीके से ईरान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज की अगर हम बड़ी खबर, मेन खबर की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी है, वो यही है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश क्या वो एक टेररिस्ट अटैक था। आपने थंबनेल के अंदर भी देखा होगा कि हमने लिखा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक टेररिस्ट अटैक है। किस तरीके से अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक टेररिस्ट अटैक है, देखिए कार्तिक की तरफ बढ़ते हैं। कार्तिक, आज जब हम सुबह सुबह इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि क्या अपडेट्स है, क्या सब चीज़ें, तो कुछ आर्टिकल्स निकल कर आए। उन सभी आर्टिकल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी सारे आर्टिकल जब हम उनका मेंशन करेंगे वो आएंगे और आप उन्हें भी तब पॉज करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कार्तिक इस चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं कि क्या ये जो पर्टिकुलर प्लेन क्रैश हुआ है, देखिए डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूँ कि हम ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं व्यूज़ के लिए, ये सब के लिए। सारी चीज़ें आर्टिकल फैक्चुअल बेस्ड है। आप खुद इस चीज़ को
बढ़िया हम आपको बता देंगे कि क्या क्या सब चीज़ें हैं। एनालाइज आपको ही करना है, अपने दिमाग से करना है। तो कार्तिक बताइए कि क्या ये पूरी चीज़ें हैं कि क्या निकल कर सामने आ रहा है, कि क्या ये सही में एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है? देखिए, अगर अपन आर्टिकल्स और फैक्ट्स की तरफ जाते हैं तो देखने को ये मिलता है कि घटनाओं को देखना पड़ेगा। अब घटनाएं क्या क्या हुई है, घटनाएं देखिए, आप देखिए कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर 7 मई के आसपास 7 मई को भारत ने कर दिया था। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके थे। लेकिन इस बीच खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान जिन ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है, ये सारे के सारे ड्रोन्स टर्किश मेड ड्रोन्स हैं और टर्की से आए हुए हैं पाकिस्तान के पास, यानी कि टर्की का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको लेके 15 मई को भारत सरकार एक्टिव हो जाती है और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी क्या करती है, टर्किश की एक कंपनी है, एयरक्राफ्ट्स को मैनेज करती है, मेंटेनेंस करती है उन सबका अलग भारत के अलग अलग एयरपोर्ट्स के ऊपर, जिसका नाम है सेल्बी। इसके सिक्योरिटी क्लियरेंस को रिवोक कर देती है और कहती है कि आपके भारत के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते। 15 मई को ऐसा हो जाता है इनके साथ। 16 मई को सेल्बी गुजरात हाईकोर्ट में जाके इस डिसीजन को चैलेंज करती है और कहती है कि हमको तो ऑपरेट करना है। लेकिन फिर गुजरात हाईकोर्ट तारीख देता है 5 जून की, कहता है कि 5 जून को आपके इसके बारे में हम बताएंगे। 5 जून को गुजरात हाईकोर्ट सरकार के फेवर में फैसला सुना देता है और कहता है कि सेल्बी ऑपरेट नहीं कर सकती है। इस बीच अब सवाल ये आना चाहिए कि आखिर सेल्बी की जगह ऑपरेट कर कौन रहा था। पहला सवाल यहाँ पर ये आना चाहिए। अगर आर्टिकल्स को अपन देखें, आर्टिकल्स को देखने के बाद अगर पहला सवाल कुछ आता है तो पहला सवाल ये आता है कि आखिर अगर सेल्बी 15 मई के बाद में ऑपरेट नहीं कर रही थी तो उसकी जगह ऑपरेट कर कौन रहा था। ठीक है, इस बीच 29 मई से 2 जून के बीच में क्या होता है, ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ये एक सरप्राइज इंस्पेक्शन करती है टर्किश एयरलाइंस के अंदर, और जो खूब सारे टर्किश एयरक्राफ्ट्स को चेक किया जाता है। भारत के 4 बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के अंदर चेक होते हैं और पता चलता है कि यहाँ पर टर्किश ऑफिशियल्स जो कि इन टर्किश एयरलाइंस को मेंटेन करते थे, इन सबको मेंटेन करते थे, यहाँ पर ये अपनी एयरलाइंस के अंदर एक्सप्लोजिव्स रख के बैठे हुए हैं। और ये एक्सप्लोजिव्स कहीं और नहीं रख के बैठे हुए, एयरलाइंस के जो फॉर एग्जाम्पल जो प्लेन है उसके जो ये अपनी होती है ना, क्या कहते हैं, कार्गो डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लोजिव्स रख रखे थे। और इन एक्सप्लोजिव्स को लाने के लिए एयरपोर्ट के अंदर स्पेशल परमिट, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जो कि टर्किश एयरलाइंस के पास नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात होती है, ये हो गई। इसके बाद 5 जून को गुजरात हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई आप नहीं ऑपरेट कर सकते, यानी कि सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। 7 से 8 जून को भारत के अंदर टाटा ग्रुप के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है और प्रोटेस्ट करते हैं केरला के अंदर, यानी कि साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादातर ये प्रोटेस्ट इवोक होता है, यहाँ से जनरेट होता है, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है। जमात इस्लामी और इंडियन पीपल ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीन करके कुछ ग्रुप्स हैं, ये इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं और ये टाटा ग्रुप के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और बॉयकॉट प्रोटेस्ट होता है। इसके अंदर ये कहते हैं कि टाटा ग्रुप वेरियस तरीके से इजराइल की सरकार के साथ मिला हुआ है, इजराइल के डिफेंस डिपार्टमेंट्स के साथ मिला हुआ है, उनको काफ़ी चीज़ें मुहैया करा रहा है, उनको काफ़ी चीज़ों के अंदर मदद कर रहा है, काफ़ी चीज़ों को बेच रहा है, और उनका इस्तेमाल करते हुए इजराइल की सरकार, इजराइल की आर्मी गाज़ा के अंदर अटैक करे और पैलेस्टीनियंस को मार रही है, इस तरीके से वो ऐसे बोलते हैं और ये उनका प्रोटेस्ट का कारण होता है। और ठीक 7-8 जून को ये प्रोटेस्ट होता है और 12 जून को प्लेन क्रैश हो जाता है टाटा का एयर इंडिया 171, आप देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली ये हमने एक रिसर्च के माध्यम से आपको बताया कि अब आप सोचिए, क्योंकि देखिए आपने बहुत सारे एक तो एस्ट्रोलॉजर्स को सुना होगा जो कह रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ बड़ी घटना होगी, होगी वो होगी, हम उन सब चीज़ों पर नहीं जाते हैं। लेकिन एक और फिर एक बहुत जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसके बाद से एक मिड डे न्यूज़पेपर है, उसके सुबह की एक जो क्या बोलते हैं आर्टिकल था, जो एडवर्टीजमेंट था, वो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा वायरल होना शुरू हो गया। आपकी स्क्रीन के ऊपर एडवर्टीजमेंट आ रहा होगा। अब वो एडवर्टीजमेंट के कोने में देखिए एक प्लेन जो है बिल्डिंग से निकल रहा है, वो भी एयर इंडिया का प्लेन। तो लोगों ने बोला कि भाई, और ये उसी दिन का है, 12 जून का, ये सुबह सुबह गई। तो लोगों ने बोला कि पहले से ही कहीं प्री प्लान तो नहीं था कि ऐसा चीज़ होने ही वाली है, कि ये अंदेशा दे दिया हो, बता दिया हो कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, ये सब चीज़ें। हम इन सब चीज़ों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे नहीं जा रहे, ये फैक्चुअल चीज़ें थी जो निकल के सामने आई है। टर्की का इंडिया से क्या रिलेशन है आप लोग बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझते हैं। जिस तरीके से जमात के लोग किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ करते रहते हैं, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे उस चीज़ के ऊपर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने वाले लोग क्या कर रहे हैं इस देश के अंदर, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है। मुझे और कुछ बोलने की उसके ऊपर ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से या फिर जो भी चीज़ हमने स्टेट आउट करी है, हम ये नहीं कहना चाहते कि ये टेररिस्ट अटैक है ही है क्या। हम बस एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि क्या ये हो सकता है, क्योंकि अथॉरिटीज़ को इस तरीके से ही जांच करनी चाहिए कि हर एंगल इसके अंदर एक्सप्लोर आउट किया गया जाना चाहिए। क्योंकि जब कार्तिक आप मुझे वो एक फ्यूल वाली चीज़ बता रहे थे कि इंजन कैसे बंद हो जाता है, क्योंकि इंजन बंद हो गए, ज़्यादातर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भाई दोनों इंजन बंद हो गए। अभी इंजन बंद कैसे होगा, इसके पीछे वो जो फ्यूल की कहानी है। देखिए, इंजन बंद होने का कारण ये होता है कि इंजन तक फ्यूल पहुंचा नहीं है। अब फ्यूल पहुंचने का रास्ता होता है कि प्लेन्स के अंदर, खासकर तो ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स होते हैं, इनके अंदर एक सिस्टम होता है। पहला होता है फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक के अंदर होता है फ्यूल पंप। वो फ्यूल
फ्यूल को पंप करता है, और फ्यूल पंप करता है, फ्यूल वॉल्व्स खुलते हैं, यानी कि फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल वॉल्व्स होते हैं, वो फ्यूल वॉल्व्स खुलते हैं और ये फ्यूल लाइन के अंदर जाता है। फ्यूल लाइन उसको फिर लेके जाता है इंजन तक, यानी कि इंजन तक फ्यूल पहुंच गया और अब प्लेन उड़ सकता है आराम से, जितनी दूरी हो सकती है उतनी दूरी तक। लेकिन अगर फ्यूल इंजन तक पहुंचा नहीं है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, फ्यूल पंप खराब है, फ्यूल को पंप ही नहीं कर पाया। दूसरा, फ्यूल वॉल्व जाम हो चुके हैं, वो खुले ही नहीं है, फ्यूल आगे निकला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्लेन तो फ्लाई करा है। तो इसका एक कारण होता है कि प्लेन फ्लाई करने से पहले फ्यूल लाइन के अंदर कुछ फ्यूल होता है और एक सक्शन पॉइंट होता है कहीं प्लेन के अंदर, इंजन के पास है, उसके अंदर थोड़ा बहुत फ्यूल रहता है। और ये इतना फ्यूल होता है कि प्लेन टेक ऑफ कर लेता है, तो टेक ऑफ करने के बाद 40-50 सेकंड उड़ सकता है, सिर्फ 40-50 सेकंड उड़ सकता है। किसके बलबूते पे उड़ सकता है? जो सक्शन पॉइंट के अंदर फ्यूल है और जो फ्यूल लाइन के अंदर बचा कुचा फ्यूल है उसके बलबूते पे। अगर आप इस प्लेन के क्रैश होने से पहले की वीडियो देखें तो टेक ऑफ की जो वो वीडियो है वो 40-50 सेकंड की, 40 पे क्रैश हो गया। बिल्कुल लगभग इतना कुछ सेकंड्स का फर्क है और वो प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इनको मेंटेन कौन करता है? तो इसको ग्राउंड टेक्नीशियंस मेंटेन करते हैं। फ्यूल टैंक को चेक करना, फ्यूल पंप को चेक करना, फ्यूल वॉल्व्स को चेक करना, फ्यूल लाइन को चेक करना, इन सब का काम ग्राउंड टेक्नीशियन करते हैं। पहले बताया रहे थे कि अब ये सवाल यही है, मेन सवाल मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि अगर 15 मई को सेल्बी कंपनी यहाँ पर ऑपरेट करना बंद कर चुकी है तो आखिर इन चीज़ों को मेंटेन कौन कर रहा था? ऐसा कौन से टेक्नीशियंस थे जो इन चीज़ों को मेंटेन कर रहे थे? क्योंकि ये जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो ग्राउंड टेक्नीशियंस होते हैं, यही फाइनल टेक्नीशियंस होते हैं जो इसको वेरीफाई करते हैं। बाद में पायलट प्लेन में आता है और उनकी पेपर पे लिखा होता है ना कि ग्राउंड टेक्नीशियन लिख देता है कि सर फ्यूल पंप ओके, फ्यूल टैंक ओके, फ्यूल वॉल्व्स ओके, तो वहाँ पर आके पायलट आके सिर्फ साइन ही करता है। तो फाइनल काम जो होता है वो ग्राउंड टेक्नीशियन करता है। तो ग्राउंड टेक्नीशियन से क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? ग्राउंड टेक्नीशियन की टीम को, उस कंपनी को कौन मैनेज कर रहा था, वहाँ पर ग्राउंड वर्क कौन मैनेज कर रहा था, वो कौन सी कंपनी है, इसके बारे में अब तक कोई खुलासाजनक बातें नहीं हुई, ना तो कहीं मीडिया में आउट है, ना ही अब तक सरकार ने इस चीज़ के बारे में खुलासा करा है। जी बिल्कुल, कार्तिक ने बिल्कुल सही तरीके से इस चीज़ को क्लियर आउट करा। देखना ये है कि किस तरीके से सारी चीज़ें रखी जाती हैं। एक और खबर हम आपके सामने रखना चाहेंगे, वो यही है कि G7 जो अभी समिट चल रहा है कनाडा के अंदर, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। वो G7 समिट के बारे में हम स्टार्टिंग में बात करी थी, डोनाल्ड ट्रम्प उसको बीच में छोड़ के वापस USA आ गए हैं। क्या कारण उन्होंने बताया नहीं है। समथिंग बिग इज कमिंग सून, मोर देन सीज़फायर से बड़ा क्या ही है, वो डोनाल्ड ट्रम्प भी बता ही देंगे थोड़े टाइम के अंदर, बड़बोले जो है। लेकिन खालिस्तानी प्रोटेस्ट करते दिखे, खालिस्तानी वहाँ पर वो G7 समिट के वहाँ पर जब मोदी जी आ रहे थे तो वहाँ पर प्रोटेस्ट करते दिखे। कनाडा की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा वीक है कि एक देश का प्रधानमंत्री, वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे नंबर पर आती है, वो देश जो दुनिया का मार्केट है, वो देश जो आगे चल के सुपर पावर बनने वाला है, वो देश जहाँ की जनता अगर किसी चीज़ को बॉयकॉट कर दे तो वो कंपनी ख़त्म होने के कगार पर आ जाती है, उस देश का प्रधानमंत्री जो है किसी और देश के अंदर G7 समिट को अटेंड करने जाता है और वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं उस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। वाह, ये कनाडा है। सोचिए सेम चीज़ अगर कोई वेस्ट का नेशन यहाँ पर आया और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा हो तो किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया यहाँ पर आके उस चीज़ को कवर करेंगी, हिंदुस्तान की बुराइयाँ करना शुरू कर देंगे, हिंदुस्तान के बारे में गलत लिखना शुरू कर देंगी, हमें यहाँ पर ह्यूमन राइट्स और इन सब चीज़ों का ज्ञान देना शुरू कर देंगे। लेकिन वहाँ पर जब सिक्योरिटी की बात आती है तो किस तरीके से ऐसा ही चीज़ निकलेंगी। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि खालिस्तानी जो है इंडियन हाई कमीशन के वहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, वहाँ पर जो इंडियन हाई कमिश्नर्स होते हैं उनको किस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता है, उनके पोस्टर्स किस तरीके से फाड़े जाते हैं, जलाए जाते हैं। और सेम चीज़ अब नरेंद्र मोदी के साथ भी करी जा रही है, जबकि वो इस देश के प्रधानमंत्री है। क्या कनाडा इन प्रोटेस्ट को रोक नहीं सकता था, मना नहीं कर सकता था? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इस तरीके से कैसे चलेगा? शायद मुझे ऐसा लगता है कार्तिक कि अब हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिखाते हुए कनाडा का जो हाई कमीशन दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश है, वहाँ पर उसके बाद टॉयलेट खोल देना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ पर फिर उनको पता चलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होता क्या है। क्योंकि हम तो टॉयलेट को प्रमोट कर रहे हैं, हम सैनिटरी को प्रमोट कर रहे हैं, क्लीननेस को प्रमोट कर रहे हैं, उससे शायद कनाडा को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सिविलाइज कंट्री है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी के इस पर्टिकुलर जो वहाँ से जहाँ से वो काफिला निकल रहा था, वहाँ पर वो जो प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये यही चीज़ पोर्ट्रे करता है कि उन्होंने शायद नरेंद्र मोदी को इसलिए ही बुलाया होगा कि वो चीज़ दिखाना चाहते हैं कि अभी वो खालिस्तानियों की गोदी में ही बैठे हुए हैं और जब तक वो खालिस्तानी की गोदी में बैठे रहेंगे तब तक वो कुछ और करने की उनका मन नहीं करेगा, क्योंकि वो वहीं से शायद ऑर्गेज़म महसूस कर रहे होंगे। मेरे शब्द शायद आपको ऐसा लग सकता है कि कैसी बातें कर रहा हो, लेकिन अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे तो मेरी देश की संप्रभुता, मेरी देश की सॉवरेनिटी से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है, भले वो खाली का स्थान हो या फिर वो कोई भी ऐरा गैरा प्रोटेस्ट या फिर दूसरा देश। मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है, और अगर उस देश को तोड़ने की बात कोई कर रहा है तो मैं तो
प्रधानमंत्री के इस मूव से भी बहुत ज़्यादा वो कर रहा था जब ये चीज़ निकल कर आई थी कि मार्क जो भी कैंड्री, क्या नाम है उसका, मार्क कैंड्री, जब उसने बोला था कि भाई मैंने मोदी जी से बात करी है और आनी चाहिए, तो कार्तिक ने जब ये बोला था कि भाई मोदी जी जा रहे हैं, तब मैंने उस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध किया था कि मोदी जी को जाना ही नहीं चाहिए। आप अपने यहाँ पे सबसे जो लीस्ट ऑफिशियल है ना उसको कनाडा भेजिए। G7 क्या कुछ ज़्यादा कुछ कर रहा है देश के अंदर, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा वो बड़ी कोई चीज़ है नहीं। आप जो लीस्ट ऑफिशियल हो ना आपका, जो आपका शेरपा बनकर वहाँ पर जाए, उसको आप भेजो। ज़रूरत ही नहीं है प्रधानमंत्री को वहाँ पर जाने की, लेकिन वो गए हैं तो खैर उनके पास एडवाइजर्स मेरे से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही बड़े और समझदार होंगे, तो वो उस चीज़ को समझते होंगे। लेकिन आपकी इन तीनों खबरों के ऊपर, खासकर वो अहमदाबाद की खबर के ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं।